अस्सलाम, दिस इज़ आया शफी और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एंकर अली सलमान मौजूद हैं। तो उनसे आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट और ऐसी क्या वजह है कि इंडिया बैक टू बैक सीरीज़ हारता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब पाकिस्तान से मुतालिक। और अली भाई पहले तो आप मुझे ये बता दें आप कैसे हैं, कैसे मैं मिजाज है बिल्कुल आपकी? ठीक हूँ। और अपने तमाम नाज़रीन को कि जो ज़ारा शफ़ी का इस वक्त ये यूट्यूब देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नए लोगों को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसलिए कि नए लोगों की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक अर्सा गुजार दिया, 20-25 साल इस फील्ड में गुजार दिए। अब वक्त आ गया है कि यंग लोग और यंग ब्लड जो है वो फील्ड में आए, लेकिन उस वक्त ही कामयाब होंगे जब तक आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच अली भाई और इतने अच्छे वर्ड्स हम सब न्यू कमर्स के लिए। और स्टार्ट करते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक। बड़ा अच्छा मौका था, हम की टेस्ट मैच जीत सकते थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन बहुत क्लोज आकर हम हार गए। कहाँ अली भाई गलती हो गई हमसे? देखिए, हम इस मैच में पहले हम इस मैच को हारे हुए थे, फिर इस मैच को हम जीतने की पोजीशन में आए। एक सीसॉ की सी जो है वो इस मैच में एक सिचुएशन सी रही है। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान ने लंच से पहले 8 आउट कर लिए थे, तो पाकिस्तान को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके फैसले करने थे, क्योंकि रबादा उस वक्त जो है वो एक अरसे के बाद दोबारा से क्रिकेट में आए। रबादा ने आधे हैट्रिक भी सर्वाइव किए, अब्बास की, उसके बाद आकर उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने शुरू कर दिए। वहाँ पे हमें जो है शान मसूदी कप्तानी नज़र आई नहीं है, क्योंकि अगर वो फास्ट बॉलर को इतना अच्छा खेल रहे थे या फास्ट बॉलर विकेट छोड़ छोड़ के स्ट्रोक्स लगा रहे थे, तो वहाँ हमारे पास ऑप्शन था सलमान आगा की सूरत में। वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था कि कामन गुलाम भी स्पिन कर लेते हैं, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था कि सऊद शकील भी गेंद कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 से 4, साइम अयूब का भी एक ऑप्शन था, तो 3 से 4 हमारे पास स्पिन के ऑप्शन थे। तो हमने उन ऑप्शंस को हमने ट्राई नहीं किया, मुसलसल फास्ट बॉलर गेंद करते रहे, फास्ट बॉलर को हट के स्ट्रोक क्या खेलते रहे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो शान मसूदी कप्तानी है वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। आप इस जो स्क्वाड था, जो प्लेइंग 11 थी पाकिस्तान की, क्या आप उससे सेटिस्फाइड थे? बिकॉज ये कहा जा रहा था कि स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी है इस प्लेइंग 11 में। देखें, जो पाकिस्तान ने स्क्वाड जो साउथ अफ्रीका के लिए बनाया, उसमें साजिद खान, हम थ्रू आउट द सीरीज़ ये बात करते आए हैं, सीरीज़ से पहले भी बात करते आए हैं कि जो साजिद खान है उन्होंने 19 आउट किए थे अगेंस्ट इंग्लैंड, और पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ जितवाने में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था। लेकिन आप ये सोच के कि साजिद खान वहाँ परफॉर्म नहीं करेगा, ये सोच के आप उसको नहीं लेके गए, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इंजस्टिस था। और इससे जो सेल्फ बिलीव है बाकी प्लेयर्स में भी खत्म होगा कि भाई हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस आदमी किस लिए देता है? परफॉर्मेंस इसलिए देता है कि उसकी अगली सीरीज जो है वो सिक्योर हो, फिर उससे अगली सीरीज सिक्योर हो। तो यहाँ पे ना पैरामीटर्स अलग हैं ज़रा, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। एक बंदा 19 आउट करता है, आप उसको अगली सीरीज में लेके नहीं जाते हैं। बाबर आजम 17 इनिंग से जो है वो 50 नहीं करता, आप उसको मुसलसल कैरी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जो यही पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइनिंग की असल वजह है कि जो नेपोटिज्म है, जो फेवरेटिज्म है, जो इनजस्टिस है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को ना बिल्कुल खोखला कर रहा है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए था, और अगर नहीं भी था तो फिर आप मीर हमजा को खिला देते। यहाँ पे आमिर जमाल की जगह मेरे हिसाब से नहीं बनती थी। अव्वल तो आपको शाहीन को भी रिप्लेस नहीं करना, शाहीन को भी रिलीज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप शाहीन को रिलीज कर रहे हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे, और वो जाके बांग्लादेश लीग खेल रहे हैं। शाहीन की यहाँ पे हमें कमी महसूस हुई, और अगर शाहीन नहीं था तो यहाँ पे मीर हमजा को होना चाहिए था, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म अगर बॉल करता उसका एंगल चेंज होता थोड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ हुई। लेकिन फिर भी हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी बॉलर्स, बिलखुसूस मोहम्मद अब्बास, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की तवील अरसे के बाद आके उनको भी नहीं खिलाने को तैयार थे, उनको भी कहते थे कि यार आपकी पेस कम हो गई है, आपकी फिटनेस के इश्यूज हैं। उसी पेस के साथ उन्होंने 6 आउट कर दिए, उसी पेस के साथ उन्होंने, उसी फिटनेस के साथ उन्होंने मुसलसल एक एंड से 16-17 ओवर कर दिए। तो एक पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाने वालों में फ्लॉ है। और आई थिंक ये प्लेयर्स ना अपनी परफॉर्मेंस से ऑलरेडी जवाब दे रहे होते हैं कि देखें आप जी किस वजह से हमें बाहर कर रहे थे। और इसी बॉलिंग की लाइन और लेंथ की जो आप बात कर रहे हैं, ये स्पीड की बात कर रहे हैं, उसी के साथ उन्होंने तकरीबन एक मैच में 7 विकेटें निकाल के दिया। मैं यही कह रही हूँ आपकी। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट मेरा नहीं ख्याल कोई सिलेक्टर देखने जाता है नहीं जाता, ये PSL से टीम बनाते हैं। आपका कामरान गुलाम डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, उसने रन्स किए, उसने अपने आप को प्रूव किया, ठीक है ना, उसने अपने आप को प्रूव किया। फिर आपका डोमेस्टिक का परफॉर्मर है अब्बास, उसने अपने आप को प्रूव किया। तो डोमेस्टिक का ये रगड़ा खा कर आए हैं, इनको पता है मोहम्मद अब्बास इतने अरसे के बाद आके मुसलसल एक से इतनी गेंदें करना, इतने ओवर मुसलसल करना, फिर आउट करना, फिर पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर आना हरगिज आसान नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा स्लैब है उन लोगों के चेहरों के ऊपर कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट असल क्रिकेट ये है ही नहीं। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, उसको जो है वो यूटिलाइज और उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, जो ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो शायद कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और टेस्ट टीम की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो शान मसूद की कैप्टनसी को आप कैसे रेट कर रहे हैं? मैंने पहले कहा कि एक्सपोज हो गई नहीं कैप्टनसी, उनकी कैप्टनसी के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखें, लीडर वही होता है
देखें, आप खुद मैनेजमेंट आपने पढ़ी हुई है, मैं खुद मैनेजमेंट का बंदा हूँ। दो किस्म की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, एक होती है कैरिज्मेटिक लीडरशिप, क्या कि शख्सियत के अंदर, इतनी पर्सनैलिटी के अंदर इतना पर्सोना, इतना चार्म हो कि लोग आपको ऑटोमेटिक लीडर मान लें। एक होती है लेजिटिमेट पावर आपके पास, कि आपके पास एक और आपको पीसीबी ने जो है वो कैप्टन बना दिया, तो आप सब सबको मानना ही मानना है, उसके बाउंड है कि वो मानना है कप्तान की पावर। अब वो कैसे आएगी कप्तान की पावर, कि जब आप परफॉर्मेंस देंगे। शान की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्रेडिबिलिटी उनकी पर्सनैलिटी नहीं है इतनी कि लोग उनको इमरान खान की तरह या मोहसिन हसन खान की तरह या शाहिद आफरीदी की तरह उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि लोग उनको जो है वो उनको फॉलो करें। दोनों चीज़ों में वो लैग कर रहे हैं, और जब तक उनकी कप्तानी अच्छी नहीं होगी, जब तक उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। अच्छा, परफॉर्मेंस भी तो उनकी अच्छी नहीं है ना। आपको याद होगा वो रमीज राजा ने स्पेसिफिकली उनके एक स्टाइल की बात की थी, इस पर बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं रमीज भाई इशारा तो सही जाने भी कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन मैं यही कर रहा हूँ ना कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो सब चीज़ें छुप जाएंगी उनके पास। आप देखें कि अब वो लड़के अगर आउट कर रहे होते तो शान की तरफ नहीं भाग रहे होते, वो बाबर की तरफ या रिजवान की तरफ भाग रहे होते हैं। तो बात यही है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जब भी आप टीम में अपना कंट्रोल अपना होल्ड कर सकें। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी है, आप जब खुद अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों से कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छा करो, ये चीज़ लैक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें तो यूजुअली हम अगर अपना रिकॉर्ड भी चेक करें तो हम अपनी बॉलिंग से ही मैचेस ज़्यादातर जीतते आए हैं। नसीम शाह बहुत ज़बरदस्त टैलेंट हैं और बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता थोड़े आउट ऑफ कलर चल रहे हैं, रन बहुत कंसीड कर रहे हैं? देखिए, इस मैच में तो बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। 148 रन साउथ अफ्रीका को करने थे और पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया। मैं समझता हूँ यहाँ पाकिस्तान के बैट्समैनों ने काफ़ी मायूस किया। पाकिस्तान के बैटर्स जो थे, पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाती हुई नजर आई। पाकिस्तान के बैटर्स ने मायूस किया, लेकिन बॉलर्स को फिर भी क्रेडिट है कि बॉलर लेकर आए। लेकिन उसके बाद उन बॉलर का प्रॉपर तरीके से जो यूटिलाइजेशन था वो शान मसूद नहीं कर सके। इस तरह मैंने पहले कहा कि जब आप मेरे ख्याल में कोई 32 रन मेरे ख्याल में चाहिए थे जब ये दोनों जब क्रीज में यकजा हुए हैं, आखिरी नंबर के बैट्समैन रबादा को खास तौर से जिस तरह से उन्होंने खेला, यानसन तो उनका पूरा उन्होंने साथ निभाया, तो वहाँ पे स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। और फिर पूरी इनिंग में बॉलिंग नहीं की आमिर जमाल ने, उसके बाद उड़ा के उसको ओवर दे दिया, उसने 11 रन दे दिए, वहीं से मैच खराब हो गया। अच्छा, आमिर जमाल पे बड़ी तनकीद हो रही है और मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया के बाद आई थिंक उन्होंने कोई बहुत अच्छी इंप्रेसिव कोई परफॉर्मेंस दी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए मैं फिर कहूँगा कि एक स्पिनर, एक जेन्युइन स्पिनर, या तो इनको साजिद खान को लेके जाना चाहिए था, क्योंकि साजिद खान ऐसा बॉलर है जो पिच का और कंडीशन का मोहताज नहीं है। वो डोमेस्टिक का रगड़ा खाया हुआ है, उसको पता है कि सिचुएशन में कैसी बॉल कर दी है। अब्बास ने, कामन गुलाम ने प्रूफ करी थी आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को कि आपकी डोमेस्टिक दुनिया की मुश्किल तरीन डोमेस्टिक क्रिकेट है, आसान नहीं है जिन हालात में लड़के खेल रहे होते हैं। जब वहाँ कोई रगड़ा खा कर आएगा, वहाँ परफॉर्म कर आएगा, प्रूफ कर आएगा, तो इंटरनेशनल एरिना पे वैसे ही वो परफॉर्मेंस दे देगा। तो यहाँ पे या तो इनको साजिद खान को लेना चाहिए था, या नहीं था तो फिर इनको नोमान को लेना चाहिए था, लेकिन दोनों के पास जेन्युइन स्पिनर थे नहीं, उसका पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द ओडीआई एंड टी20। उसमें आप मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को कैसे देखेंगे, खास कर अगर कंपैरिजन किया जाए बाबर की कैप्टनसी से? बहुत, बाबर से तो खैर बहुत बेहतर है, क्योंकि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने डिसीजन भी किए हैं, और फिर रिजल्ट डज मैटर, कि रिजल्ट जो है वो अच्छे आए। और फिर इसके अलावा रिजवान के अलावा के पास चॉइस क्या है, क्योंकि बाबर की कप्तानी सबने देख ली है, शाहिन शाह अफरीदी के फिटनेस के मसाइल हैं, सलमान अगर अभी इतने प्रॉपर मैच्योर हुए नहीं है, कप्तान किसको बनाएंगे? तो अभी आपके पास ले दे के जो भी है जैसा भी है वो मोहम्मद रिजवान ही है, और वो प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह, और सीखेंगे क्योंकि पाकिस्तान की टीम जिस हालत में छोड़ के गए थे बाबर, वहाँ से टीम को उठाना और फिर इस तरह की सीरीज जीतना, जो हमने वाइट वॉश किया, ऑस्ट्रेलिया में जीते, वो आसान नहीं था। तो मैं समझता हूँ ये जो सक्सेस है, ये विक्ट्रीज हैं, ये एक्सेल करेंगी आगे चल के। रिजवान को भी सीखने का जो है वो थोड़ा टाइम और चाहिए, और सीखेंगे और ग्रो होंगे बतौर कैप्टन, और लेकिन बड़े क्लोज रहे हैं ना वो तो कैप्टन यानी बाबर के, तो मेरे ख्याल से अब तक काफी कुछ लर्न उनको कर लेना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ कि बाबर से लर्न अगर उन्होंने नहीं किया तो बहुत ही अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ चीज़ें उनको जरूर करनी होंगी, और बाबर की दोस्ती से हटके भी ना कुछ चीज़ें करनी होंगी। क्योंकि अगर मैं भी सुन रहा था शोएब मकसूद को भी, और काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर टी20 में दोनों ओपनर आते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास जो मिडिल ऑर्डर है उसके पास ओवर ही नहीं बचेंगे जो उस पर रन करें। तो यहाँ पे जो है मैं समझता हूँ उनको बेहतरी की गुंजाइश। अच्छा, क्या बाबर आपको लग रहा है कि टी20 की प्लेइंग 11 में होंगे? नहीं होना चाहिए। देखें, मैं जब हमारे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, बूम बूम नगी, वर्ल्ड कप टी20 से पहले उन्होंने मेरे साथ शोज किए, तो मैं उनको मुसलसल एक बात कहता था कि पाकिस्तान को किसी से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को इंडिया से खतरा नहीं है, पाकिस्तान बाबर की कप्तानी से खतरा है, बाबर की कैप्टनसी से खतरा है। वक्त ने साबित किया कि बाबर ने जो कैप्टनसी की है, जो प्लेइंग 11 उन्होंने खिलाई है, वो पाकिस्तान को ले डूबी, पाकिस्तान सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। बाबर की मेरे हिसाब से टी20 में जगह नहीं बनती है। खुद सूरत में कहाँ खिलाया गया? साइम अयूब आपका परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास अभी फखर आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपके पास रिजवान है, फिर उसके बाद आपके नीचे एक लंबी लाइन है, तो कहाँ पे बाबर को आप एडजस्ट करेंगे? तो बाबर की टी20 में
50 ओवर में टेस्ट में आप बाबर को जरूर खिलाएं, T20 में उनको बाय बाय कर दें। अच्छा, एक चीज और थी, अगर आपने अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि ऑलराउंडर जो कि फॉर्मर भी हैं अब्दुल रज़ाक साहब, उनको एक स्ट्राइक फोर्स बनाने से मुतालिक टास्क दिया गया जिसमें 2 मर्दों में कोई 100 प्लेयर्स हैं जिनकी वो ट्रेनिंग पावर करेंगे। हिटर्स। एग्जैक्टली, ताकि हार्ड हिटिंग के लिए हमारे पास पीछे बैकअप आ सके, क्योंकि छक्के और चौकों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार हो रहा है। तो आपको लगता है कि अगर हमें जल्दी टैलेंट मिल जाता है तो फिर शायद रिजवान, फिर शायद बाबर, या फिर शायद वो लोग जो कि सिमिलर स्ट्राइक रेट्स रखते हैं, क्या उनकी छुट्टी होने वाली है? देखिए, बाबर को तो मैं आपसे पहले ही मैंने कहा कि बाबर की T20 में जगह नहीं है, लेकिन अब देखना ये है कि देखें, ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास हारिस है T20 में, वो अच्छा बैट्समैन है, इसके अलावा अब्दुल हसीब है, वो अच्छा बैट्समैन है, इसके अलावा रोहिल नज़ीर है, वो अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है। तो प्लेयर हैं आपके पास, उमर बिन यूसुफ है, वो तेज़ भी खेल सकता है, विकेट को लेके भी को आगे चल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मोहम्मद अब्दुल रज़ाक को एक टास्क मिला है, देखना है वो क्या करते हैं, और उनके लिए भी बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि अब से 2-3 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं हार्दिक पांड्या को खेलना सिखाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ, अब देखते हैं हार्दिक पांड्या को तो सिखा सके नहीं सिखा सके। यहाँ वो क्या करते हैं, क्योंकि अब्दुल रज़ाक एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो एक अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, अपने वक्त से आगे के प्लेयर थे वो। अब उन पे जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, देखना है किस तरह के पावर हिटर ढूंढ के देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, मैं समझता हूँ अब्दुल रज़ाक ये काम कर जाएंगे। सही, आपने नए टैलेंट की बात की तो साइम अयूब इज एक्सेप्शनल, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा कंसिस्टेंसी वाला मसला है अभी उनके साथ? बिल्कुल है, और वो बहुत लकी है, बड़े फॉर्चुनेट है कि उनको इतने चांसेस मिले। देखें, बहुत अजीब सी बात करने जा रहा हूँ, बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूँ कि लोग अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि साइम अयूब बहुत अच्छा प्लेयर है, अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल फारिग है। लेकिन ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ, आने वाला वक्त देखिएगा कि आप, आने वाला वक्त अब्दुल्ला शफीक का होगा, क्योंकि जो प्लेयर टेक्निकली साउंड होता है ना, वो लंबा सर्वाइव हाँ, करता है। लेकिन एक क्रूशियल सीरीज हाँ, में जहाँ आपको ये देखिए बहुत सारे देखें आप ज़रा 3 डक्स लेकर आ रहे हैं, तनकीद तो होगी। नहीं, बिल्कुल होगी। उन्होंने बल्कि इमरान नज़ीर का और मोहम्मद हफीज़ का एक साल के अंदर 6 दफ़ा आउट होने का रिकॉर्ड भी उन्होंने ब्रेक किया, और वर्स्ट रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। 7 डक्स हैं जी, 7 डक्स हैं। और उस दिन मैं बता रहा था अपने शो में कि 2017 में जो 17 दिसंबर को 2024 को 0 पर आउट हुए, 18 दिसंबर 2020 को 0 पर आउट हुए, 19 दिसंबर 2024 को 0 पर आउट हुए, 20 दिसंबर 2019 को आई थिंक 0 पर आउट हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो मुसलसल कंसिस्टेंसी, उसके बाद में भी आउट होगा, शायद 22 दिसंबर में मैच था। तो कंसिस्टेंसी के साथ वो 0 पर आउट हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि टेक्निकली वो साउंड बैट्समैन है। सिर्फ इस वक्त उनका प्रॉब्लम जो है कि उनको एक मेंटल टफनेस की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक से मैं फिर कहूँगा कि वो साइम अयूब से बेहतर बैट्समैन है। साइम अयूब का इस वक्त लक चल रहा है, इस वक्त उनका सितारा अच्छा चल रहा है, इसलिए वो इतना सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि साइम बुरे प्लेयर हैं, लेकिन टेक्निकली अब्दुल्ला शफीक उनसे बेहतर प्लेयर है। लेकिन आपने देखिए ये सुना ही होगा ना कि साइम अयूब का कंपैरिजन किया जा रहा है द ग्रेट सईद अनवर के वो साथ। गलत किया जा रहा है। अभी तो बहुत वक्त है। देखें, हमारे ज़ारा, आप तो बहुत छोटे होंगे इस वक्त, हमारे कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो ज़ाया हो गए। मैं अक्सर अपने शोज़ में भी बात करता हूँ कि जब कबीर खान आए तो कह दिया हमें दूसरा वसीम अकरम मिल गया, जब बासित अली आए तो कह दिया जी हमें दूसरा जो है वो जावेद मिराज मिल गया, इसके बाद जब दूसरे मुश्ताक अहमद आए जी अब्दुल कादिर हमें मिल गया, मंजूर इलाही मिले तो हमें जी दूसरा इयान बोथम मिल गया। तो इस तरह की बातें जो है ना वो हम मुसलसल जो है वो करते आए हैं। हम बहुत सारे अपने प्लेयर्स इस तरह ज़ाया किए। साइम अयूब को सईद अनवर बनने में भी बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि जिन बॉलर्स को सईद अनवर ने खेला है आज वो क्वालिटी बॉलर ही नहीं है जिनको सईद अनवर खेल के सईद अनवर बने। तो अभी इनको बहुत टाइम चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उनको अपनी टेक्निक पे भी वो है जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। चलिए, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अब ज़ाहिर 1-2 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी का भी आगाज होने वाला है। क्या समझते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, स्क्वाड क्या होना चाहिए? स्क्वाड तो देखें, अभी तो मैं जाहिर सी बात है कि अभी इतना अभी टाइम है फैब के अंदर वो है, तो अभी तो मैं अभी आप करंट परफॉर्मेंसेस को रखते हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि फ़खर ज़मान का इंक्लूजन तो लाजमी होना ही होना चाहिए। और ये पावर हिटर अगर ये ढूंढ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि एक आध इनको ऐसा बीच में पावर हिटर ज़रूर डालना चाहिए कि जो लेके इनको आगे बढ़ सके। तो अब देखना ही कि क्या लेते हैं। एक नाम है मेरे जहन में कि अगर ये इसको खिलाते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा नाम हो सकता है। अभी मेरे जहन में उसको नाम नहीं आ रहा। स्टेट बैंक से भी खेलें, अच्छे फास्ट बॉलर हैं और अच्छे बैट्समैन भी हैं और अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जेन्युइन बॉलिंग ऑलराउंडर जो है ना इनको जो है वो डालना चाहिए। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया फ़खर ज़मान का, तो मेरे जहन में एक सवाल है। फ़खर से मुतालिक कहा जाता है जी वो अनफिट हैं, वो बीमार हैं, लेकिन अभी चैंपियंस कप में वो कैच पकड़ रहे हैं, रनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर वो 54-55 रन्स कुछ बॉलर्स पे बना रहे हैं। तो ये जो पैरामीटर हमें नज़र आ रहा है उसमें कहीं भी लग नहीं रहा कि वो कहीं से अनफिट है। तो क्या वजह है कि उनसे मुतालिक कहा जा रहा है? रिजवान ने भी कह दिया था जी वो अनफिट हैं, बीमार हैं,
समझ नहीं अभी आ फ़खर रहा। ने खुद भी कह दिया कि मैं जो थायराइड का इशू था, अच्छा मुझे नाम याद आ गया, अम्माद बट उनका नाम है। अम्माद बिल्कुल अच्छे मीडियम पेसर हैं और अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं। हम्म। तो फ़खर ने तो अभी खुद भी कह दिया कि मुझे थायराइड का इशू था। देखें फ़खर का जो एजेंट था ना, उसने इनको फंसवा दिया। उसने एक अजीब सा ट्वीट कर दिया और फ़खर उस चीज़ को संभाल नहीं पाया। कभी उन्होंने कुछ कहा, कभी उन्होंने कुछ कहा। अभी बीच में उनको एक स्टेटमेंट आया कि जी मैं तो सहाफ़ियों को जवाब दे रहा था। फिर सही। सहाफ़ी उनके ऊपर आ गए, भाई आप हमें क्यों जवाब दे रहे थे, आप होते कौन है हमें जवाब देने वाले भाई, और आप बाबर आजम के वकील कब से हो गए कि आप हमें जवाब दे रहे हैं। वहाँ पे भी वो फंस गए। अब उन्होंने एक और यूटर्न लिया, उन्होंने कहा कि यार वो मुझे थायराइड के इशू है, मैं फिट नहीं था। यही सवाल मेरा भी जवाब करनी है, भाई आप कैसे अनफिट है जो कैचेस भी ले रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं, टूर्नामेंट भी खेल बहुत रहे हैं। जबरदस्त उनका कैच था, क्रिकेट काफी बोर्ड के भारी सेटअप हुआ। में वन फिट है, वैसे वन फिट है। तो यानी कि वो जो मसला है वो बाबर की फेमस बाबर की के दोस्ती हक में में जो ट्वीट कर दिया था। अच्छा, फखर ने खुद भी कहा कि मैंने बाद में सोचा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। एक रीजन उनका पॉडकास्ट मैंने यही कहा ना, वो उनको समझ में नहीं आया कि उस चीज़ को संभाले कैसे। हाँ। और उनके एडवाइजर थे, उनके एजेंट थे, उसको संभाल नहीं सके उस चीज़ को, लेकिन उसका सही। खमियाजा न सिर्फ फखर को बल्कि साथ साथ पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ा है। जाहिर है फखर अगर टीम में होते तो सिचुएशन क्योंकि एक different स्पिन बॉलिंग का होती ऑप्शन भी होता है ना उनकी हाँ, सूरत में। हाँ। जी अच्छा, अब आप क्या समझते हैं, मतलब 2024 जाहिर है अब जा रहा है, तो ओवरऑल कैसा रहा पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हम देखें बहुत तो खराब रहा, 2024 बहुत में? खराब रहा, बहुत खराब रहा। पाकिस्तान बांग्लादेश से आ रहा, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रहा, पाकिस्तान आयरलैंड से आ रहा, पाकिस्तान T20 के में USA से आ रहा, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका, पाकिस्तान ने होम साइड पे बांग्लादेश से हार गया। तो ठीक है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया, तो क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहा। कुछ छोटी छोटी ग्लिम्सेस हैं, जैसे साइम अयूब ने पाकिस्तान में थोड़ा सा नाम बनाया, फिर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाके जीत गया, फिर साउथ अफ्रीका में जो है वो वनडे सीरीज जीत, थोड़े बहुत छोटी छोटी खुशियाँ जो है पाकिस्तान को मिली हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट के लिहाज से जो है वो अच्छा साल नहीं रहा। कुछ अच्छी खुशियाँ हमें मिली हैं, वो ये मिली कि स्क्वाश में कुछ हमने चंद कामयाबियाँ हासिल की हैं। अरशद नदीम की सूरत में हमें मेडल मिला है। जो हमारी सोल सिस्टर थी, उन्होंने पावर लिफ्टिंग में 18 मेडल हासिल किए, 15 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। मेरी MM फाइटर भी कुछ मेडल लेकर आई थी। MM फाइटर तो पता नहीं कि किस तरह के इवेंट होते हैं, मुश्तबा हैं वो जीत रहे होते हैं, अलूमी करीम है वो जीत रहे होते हैं, जो सिस्टर हैं वो जीत रही होती हैं। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो मेजर हमारे स्पोर्ट्स हैं कि कहीं कहीं हमें कुछ कुछ ग्लिम्सेस हैं। उम्मीद करते हैं कि 2024 तो इतना अच्छा पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिहाज से नहीं रहा, लेकिन 2025 डेफिनेटली एंड उम्मीद करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम क्रिकेट की ओवरऑल बात अगर बात करें करें तो खराब हो रहा है। सही है। और अगर स्पेसिफिकली मेरा ये सवाल है आपसे रिगार्डिंग क्रिकेट, क्योंकि जाहिर है हम ज़्यादा उसी को फॉलो करते हैं, व्हाट वी नीड टू डू टू गेट सम बेटर रिजल्ट्स? We need to improve the system. We need to avoid the nepotism. We need to improve our justice के प्लेयर के साथ जो है वो नेपोटिज्म ना हो। अगर हम ये चीज़ सही कर लेंगे तो हमारे पास टैलेंट बहुत है। और आपको खुद अंदाज़ा है कि आप माशाल्लाह कितनी टैलेंटेड हैं और लोग आपको आगे नहीं आने देते, कितनी आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। यही सब क्रिकेट में भी होता है, ये सब स्पोर्ट्स के अंदर भी होता है कि अच्छे प्लेयर को जब वो पीछे करने की कोशिश की जाती है, वो एक शेर में अक्सर बोलता हूँ कि अपना चिराग जलाने के, अपना दिया जलाने के वास्ते दूसरों के चिराग जो है बुझाए जाने की जो कोशिश है ना, वो गलत है। सही। तो होपफुली जिस तरफ आपने निशानदेही की है, हमारे बोर्ड को भी और जो दीगर जिम्मेदारान हैं उनको भी थोड़ी अपनी तवज्जो वो अपनी मबजूल करवाएं इस जाने भी, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी बुरी है। जब आप खासकर एमेच्योर छोटी टीमों से हारते हैं ना तो दिल बहुत ज़्यादा और दुखता है। आपके लिए भी मैसेज है कि आप भी जरा तवज्जो मबजूल कराएं। आप बिल्कुल तवज्जो मबजूल नहीं करवा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपका इशारा समझ गई जी जी, हूँ और आप भी जरा तवज्जो मबजूल कराएं। I'll work on that। इसके साथ- आपको उन्हें भी फायदा होना चाहिए। लेकिन ये खैर हमारी मजाक की बात है। जी, और जी, बिल्कुल। और- उम्मीद करते हैं साल अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल, होपफुली। और आप चाहेंगे तो मेरे भी अच्छा गुजर जाएगा। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं समझ गई हूँ, बिल्कुल पहुंच गई हूँ आपके पॉइंट पर। चलिए जी, इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।